हेलो स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी या फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल। फिजिबिलिटी मतलब कितना वो अपने आप रिएक्शन हो रही है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है रिएक्शन अपने आप होना। ठीक है, तो हम किसकी बात करेंगे? स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल और रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक है, सो आपने जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है कि जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होता है, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी को तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, बट हम चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। वो क्या होता है? माइनस ऑफ यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, जो भी वर्क सिस्टम ने किया, कितना यूजफुल वर्क किया उस सिस्टम ने। ठीक है, और यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सेल, है ना। तो वो किस में होगा? माइनस में होगा। ठीक है, सो यूजफुल वर्क क्या हुआ कि जो वर्क है वो इटसेल्फ, कोई भी रिएक्शन है या सेल है जो खुद अपने आप किसी काम को कर रहा है ना, मतलब स्पॉन्टेनियस है। तो अगर वो स्पॉन्टेनियस है, यूजफुल वर्क है, तो वो रिवर्सिबल भी होगा। रिवर्सिबल मतलब जितना उसने बनाया उतना ही उसने यूज कर लिया। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं कि अगर वो उसने 50 बनाया और 60 यूज कर लिया। जितना ये बना रहा है उतना ही होगा, तो उसको क्या रिवर्सिबल वर्क भी बोलते हैं। ठीक है, सो इफ वर्क इज पॉजिटिव, ठीक है, वर्क अगर पॉजिटिव है तो उसका मतलब है कि वो क्या है? स्पॉन्टेनियस है। क्या है? स्पॉन्टेनियस है। और अगर हम गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी हो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी किसमें? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो हम माइनस ऑफ यूजफुल वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सेल लेंगे। जो भी यूजफुल वर्क है उसको माइनस में लेंगे। ठीक है, सो आपको पता है कि जब इलेक्ट्रिकल वर्क होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, क्यू क्या है यहाँ पर? चार्ज, और डब्ल्यू क्या है? वर्क। ठीक है, तो यहाँ से हम वर्क डन निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क। कैसे? क्यू डेल्टा वी इस साइड आ जाएगा, डब्ल्यू इस साइड चला जाएगा। वैल्यू क्या आ जाएगी? क्यू डेल्टा वी। ठीक है, डेल्टा वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, और क्यू क्या है? चार्ज। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे मैंने दो इलेक्ट्रोड ले लिए। ठीक है, एक एनोड एक कैथोड। एनोड पे नेगेटिव चार्ज, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जनरली यही होता है, बट अगर हम टर्मिनल्स की बात करें तो वहां पे जो है टर्मिनल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है फिर। ठीक है, सो यहाँ पे जो Q की और ये जो ट्रांसफर हो रहे हैं, कितने n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, कितने n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। सो जो Q है, चार्ज है, वो कैसे निकालेंगे? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देख रहे हैं ना हम, एन मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो आपको पता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, और नंबर कितने दिया है हमें? एन मोल्स। तो एन मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23। अब आपको पता है 1 मोल के इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? 1 मोल्स के इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो इसको, है ना। सो अगर इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है Q इज इक्वल टू N इंटू 96485 कुलम। और ये जो 96485 है, ये इसको क्या बोलते हैं? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? ये क्या था? चार्ज, है ना। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको जो है हम किसके इक्वल लिखते हैं? फेराडे की इक्वल लिखते हैं। ठीक है, वैसे तो आपको जो पहले सिलेबस था उसमें होते थे फेराडाज लॉ इलेक्ट्रोलिसिस के। ठीक है, बट यहाँ पे जो है वो क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव जो है रिड्यूस कर दिया है। तो सिर्फ आपको यहाँ पे इतना पता होना चाहिए कि जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1 फेराडे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? 1 फेराडे, और उसकी वैल्यू क्या होगी? 96485 कुलम। ठीक है, तो Q हम किसकी फॉर्म में लिख लेंगे? Q इंटू एन एफ। एफ क्या है? फेराडे। ठीक है,
अभी Q की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। और आपको पता है डेल्टा V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। यहाँ पे EMF ऑफ सेल ले रहे हैं, है ना। टू इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम, EMF ऑफ सेल, है ना। तो इन दो वैल्यूज को पुट कर देंगे हम, ठीक है। तो क्या आएगी, W इज इक्वल टू NF E सेल, ठीक है। वर्क कितना आया, NF EMF ऑफ सेल। और अगर हमें गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकालना है इसमें से, तो वो कितना आ जाएगा, माइनस लग जाएगा। हमने इक्वेशन लिखी ना कि जितना वर्क डन होगा वो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा G किस में आ जाएगा, माइनस NF EMF ऑफ सेल। और अगर हमें स्टैंडर्ड कंडीशन पे लेना है, स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, तो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट ऑफ सेल, ठीक है, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल। तो इसके बेसिस पे, इस फॉर्मूला के बेसिस पे जो है हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि फाइंड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड प्रिडिक्ट फिजिबिलिटी ऑफ सेल, ठीक है। हमारे पास ये सेल किसको बोलते हैं, दोनों रिएक्शंस जब दिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, कंसेंट्रेशन है 1 मोलर, और यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव 1 मोलर कॉपर, ठीक है। और हमारे पास ये वैल्यूज दी हुई हैं, E नॉट दिया हुआ है, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है किसका, जिंक का, और स्टैंडर्ड वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है। और 1 फेराडे चार्ज भी दिया हुआ है। अगर आपको ना दिया हो चार्ज तब तो जो मैंने बताई वैल्यू वो, अगर आपको दिया है तो उसको डायरेक्टली यूज कर ले, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट ऑफ सेल। तो हमें क्या निकालना है, E नॉट ऑफ सेल निकालना है सबसे पहले, ठीक है। सेल के लिए हम क्या यूज करते हैं इक्वेशन, EMF ऑफ सेल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। और आपको पता है जब हम ये स्टैंडर्ड वैल्यूज लेते हैं तो हम रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये जो हमें वैल्यूज दिए हैं हम देखेंगे ये रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, जब हम चार्ज जो है इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। सी यहाँ पे देखो चार्ज लूज कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो जाता है। तो जिंक 2 पॉजिटिव जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। हाँ, तो हम इसको ऐसे ही यूज कर लेंगे, है ना, 0.3 वोल्ट। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होता, जिंक इधर होता और जिंक 2 पॉजिटिव यहाँ होता, तो आपने उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना था, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिर्फ माइनस आगे लगा देंगे और आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 0.76, ठीक है। और यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके हमारे पास वैल्यू आएगी 1.10 वोल्ट, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमने निकाल लिया ई ऑफ सेल, ठीक है, EMF ऑफ सेल निकाल लिया फेराडे, हमें पता है 1F की वैल्यू दी हुई है। अब हमें N निकालने हैं, ठीक है। N क्या है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वो निकालने हैं हमें, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, हम पूरे सेल की रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। सेल की रिएक्शन कैसे लिखते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शनें हमें लिखनी पड़ेंगी, और उनको फिर क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे लूज हो रहे हैं। और उसी तरह से कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तभी यहाँ पे जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। अब आप यहाँ पे दे रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सेम कंडीशन है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव राइज टू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस, ये हम पूरी इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है, प्लस करके। और अगर मान लो यहाँ पे जो है बैलेंस ना हो, ऊपर और नीचे के इलेक्ट्रॉन जो है बैलेंस ना हो, तो हम या तो मल्टीप्लाई कर देते हैं उनको, है ना,
यहाँ उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को रिएक्शनों को और हमारे पास बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कितने ऊपर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नीचे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 2। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या था -n की जगह क्या पुट करेंगे 2 इंटू एफ की वैल्यू दी हुई है हमें 96500 और जो ईएमएफ ऑफ सेल है स्टैंडर्ड वो हमने निकाल लिया 1.10। तो इसको कैलकुलेट करके आपकी वैल्यूज जो है वो आ जाएगी। ठीक है, माइनस में आ जाएगी। इस तरह से जो है आप फॉर्मूला लगा सकते हो और वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम नर्स्ट इक्वेशन की। किसकी? नर्स्ट इक्वेशन की। नर्स्ट इक्वेशन जो है हमने पीछे वाले लेक्चर में बात की थी कि जो ई ऑफ सेल स्टैंडर्ड नहीं सिंपल ई ऑफ सेल और ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ सेल जो किसी भी कंसंट्रेशन पे है उसको कैसे निकालें, है ना। तो ये क्या नर्स्ट इक्वेशन किस में हेल्प करती है हमें? ईएमएफ ऑफ सेल निकालने में, किसी भी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने पे। मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं है, स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है, कोई भी कंडीशन हो जैसे एनी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर उस पे हम निकाल सकते हैं क्या ईएमएफ और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन सी इक्वेशन यूज करके? नर्स्ट इक्वेशन यूज करके। तो नर्स्ट इक्वेशन जो है वो हमारे पास कुछ इस टाइप की है। ठीक है, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 10 P अपॉन R। ठीक है, यहाँ पे E क्या है? या तो ये ईएमएफ भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी हो सकता है, बट कंडीशन क्या है कि एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ठीक है, स्टैंडर्ड नहीं है। और ये वैल्यू किसके लिए? स्टैंडर्ड के लिए। या तो अगर हम यहाँ पे ईएमएफ ले रहे हैं तो स्टैंडर्ड ईएमएफ होगा, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले रहे हैं तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। ठीक है, दो इक्वेशनें बनती है ना, एक ईएमएफ के लिए बन जाती है और एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए बन जाती है। वैल्यू सेम ही रहती है, बस हमें यही चेंज करना होता है। ठीक है, फिर आ गया 2.303 R क्या है? गैस कांस्टेंट। T क्या है? टेम्परेचर। ठीक है, NF क्या है? फैराडे कांस्टेंट जो मैंने आपको बता दिया। और log 10 P अपॉन R क्या है? रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा हुआ है +1 क्लास में कि रिएक्शन कोशेंट क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो P क्या है? प्रोडक्ट्स, R क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये देखो उसी। तो Q क्या है? इनको हम कैसे लिखते थे थर्मोडायनामिक्स में? Q की फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या है? रिएक्शन कोशेंट है। अब N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कितने हुए, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कितने हुए, या फिर अगर पूरी की पूरी रिडॉक्स रिएक्शन है तो कितने ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके बेसिस पे जो है नर्स्ट इक्वेशन की बेस पे हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो हमारे पास जो है R जो है गैस कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू अगर 8.314 है, हमें टेम्परेचर दे दिया रूम टेम्परेचर। क्या दिया है? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना है? 298 केल्विन। और फेराडे की वैल्यू दे दी हुई है हमें 96,500। ठीक है, तो उस टाइम पे जो है हमारे पास जो नर्स्ट इक्वेशन आएगी वो कैसी आएगी? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन N, क्योंकि F भी दे दिया हुआ है, R भी, T भी। ठीक है, log 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो हमें अगर टेम्परेचर बोला गया है कि रूम टेम्परेचर है तो हम इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे। अगर हमें ये टेम्परेचर दिया गया है तो हम दूसरी इक्वेशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल कर लेते हैं। फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Fe2 पॉजिटिव जिसकी कंसेंट्रेशन है 0.01 मोलर टू Fe सॉलिड एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस मतलब रूम टेम्परेचर। E नॉट दिया हुआ है हमें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है Fe2 पॉजिटिव का
कितना, -0.45 वोल्ट। ठीक है, हमें क्या निकालना है इसमें, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है दोनों। कौन सी इक्वेशन यूज लगाएंगे हम, टेम्परेचर क्या है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब रूम टेम्परेचर है 298 केल्विन को ही 25 डिग्री सेल्सियस में रूम टेम्परेचर के बोलते हैं। ठीक है, सो E इज इक्वल टू ई नॉट। यहाँ पे देखो ये क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है ना, है ना, रिडक्शन हो रही है, गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो रिडक्शन हो रही है, तो ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेंगे और उसको क्या कन्वर्ट कर देंगे फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, है ना। सो इक्वेशन लिख ली हमने, अब हम रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं। कैसे, पहले तो हम पूरी रिएक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और Fe सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, आयरन 0.01 मोल जो है इसकी कंसंट्रेशन है, या इसको हम 10⁻⁻² में भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास n जो है वो कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो गेन हो रहे हैं वो कितने हैं, 2 हो रहे हैं गेन। ठीक है, और एक बात यहाँ पे नोट करने की है कि अगर आपके पास प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड है तो उसकी कंसंट्रेशन हमेशा 1 होगी। कितनी, 1 होगी। ठीक है, यहाँ पे सॉलिड है ना, प्योर सॉलिड, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या लेंगे हम, 1 लेंगे। ठीक है, हमेशा, या लिक्विड या सॉलिड प्योर है अगर तो उनकी कंसंट्रेशन हमेशा 1 लेंगे। तो इससे जो है हम निकाल सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, Fe2 पॉजिटिव, Fe, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है स्टैंडर्ड की, -0.45 -0.059 अपॉन 2, एन की वैल्यू हमने निकाल ली 2। ठीक है, log 10 Fe अपॉन Fe2। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, Fe2 पॉजिटिव है। ठीक है, और हमने बोला कि आयरन की कंसंट्रेशन अगर सॉलिड फॉर्म में है तो क्या लेंगे, 1 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, 1 और 10⁻⁻²। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको पता है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि log 10⁻10 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है, 2 आगे आ जाता है और क्या हो जाता है, log 10 और जो log 10 बेस 10 होता है उसकी वैल्यू वो क्या होता है, 1 होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे 2 से 2 जो है कैंसिल हो जाएगा और इसमें से अगर इसको माइनस और ये प्लस में आ जाएगा और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -0.509 वोल्ट। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसको पॉजिटिव फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, वो क्या आ गया हमारे पास, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ गया। ठीक है, सो इसी के बेस पे जो है हम क्या करते हैं, EMF ऑफ सेल निकालते हैं। जैसे ये हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला आयरन के लिए, उसी तरह हम इस रिएक्शन के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 3 पॉजिटिव और इसकी भी कंसंट्रेशन है 0.01 मोल, ये सॉलिड है। यहाँ पे क्या हो रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रही है, लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो इसको अगर हम इस तरह से निकालें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ई नॉट नहीं सॉरी 3 पॉजिटिव प्लस रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में अगर हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.77 वोल्ट। क्या आएगी, 0.77 वोल्ट। तो इन दोनों रिएक्शंस को हम इकट्ठा करके सेल EMF ऑफ सेल बना देंगे और उसका EMF ऑफ निकालेंगे। ठीक है, EMF निकालेंगे यहाँ पे। तो ये देखो मैंने इन दोनों रिएक्शंस को क्या किया, इकट्ठे लिख दिया। एनोड पे क्या होती है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होती है रिडक्शन। ठीक है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन वगैरह हमारे पास दिया हुआ है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये नहीं दिया हुआ है, ये हमने खुद निकाला है। ठीक है, ये हमने खुद निकाला है, हमारे पास दी हुई है वैल्यू इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए ना डायरेक्टली, तो आपको पहले इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका अलग से और इसका अलग से निकालना पड़ेगा, फिर जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, फिर हम क्या निकालेंगे, EMF ऑफ सेल, और उसका फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड
और माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, और वो कैसा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में होगा। तो हमने कैथोड पे जो है वैल्यू निकाली है, कौन सी, कैथोड के लिए क्या है, आयरन का, तो उसकी वैल्यू है 0.509, ठीक है। और एनोड पे है हमारे पास क्रोमियम, उसकी वैल्यू है 0.77, माइनस में आई हैं दोनों, और इधर ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ई सेल 0.261 वोल्ट, ठीक है। अगर आपको ये इतना लंबा प्रोसीजर नहीं करना है तो आप डायरेक्ट क्या इक्वेशन लगाओ, नर्स्ट इक्वेशन लगा दो, ठीक है। सेकंड वे है इसको सॉल्व करने का, कैसे निकालेंगे, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन n log 10 P अपॉन R, प्रोडक्ट और रिएक्शंस की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को पूरे सेल में लिखेंगे, ठीक है। सेल रिएक्शन लिखेंगे पूरी। क्रोमियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। और Fe2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके Fe में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो ओवरऑल रिएक्शन आएगी वो क्या आ जाएगी, 2 क्रोमियम। अब देख लो यहाँ पे जो है, इसको जो जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है वो भी साथ में लिखना है, 2 क्रोमियम प्लस 3 Fe2 पॉजिटिव, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 Fe, ठीक है, 3 पॉजिटिव। तो ये ओवरऑल है। अब हमें क्या निकालना है, बस सिर्फ ये निकालना है, हमारे पास जो है ये वैल्यूज हमें दी हुई हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, हम ये इससे स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल निकाल सकते हैं, ठीक है। कैथोड और एनोड माइनस करके, और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.30 वोल्ट, ठीक है। फिर इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे पुट किया, और एन हमने कितना निकाला, यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 2 जा 6, यहाँ पे भी 6, तो एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 आ गई, ठीक है। log 10 क्रोमियम 3 पॉजिटिव, ठीक है, वो क्या है, प्रोडक्ट्स हैं, हम क्या लेते हैं, आयंस को ही लेते हैं ना, तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय Fe2 पॉजिटिव जो रिएक्टेंट्स में है, हम जनरली आयंस की बात करते हैं ना इसमें। फिर यहाँ पे ये कंसंट्रेशन लगा रहे हैं हम, मतलब इसके कितने मोल्स हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 2, क्रोमियम के कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसको 2 कंसंट्रेशन लगा दी, और आयरन के कितने, 3, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे इनकी कंसंट्रेशन की, हमारे पास दी हुई है, क्रोमियम की कितनी दी हुई है, 0.1 मोल, और आयरन की हमारे पास दी हुई थी 0.01 मोल, ठीक है। सो इनको अगर हम राउंड ऑफ करके लिखते हैं 10 की फॉर्म में, तो 10⁻⁻² की फॉर्म में लिख सकते हैं हम, है ना, ठीक है। तो अगर इसको 3 से 3 2 जा 6, 2 2 जा 1, 6 में से 2 गए 4, 10⁻⁴, और log 10 को log 10 इस तरह से 10 के 4 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या, 4, और log 10 बेस 10 की वैल्यू होती है 1, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। और जब इसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं 9, अगर आपको पता है कि पीछे वाला जो वैल्यू होती है अगर वो 5 6 से ऊपर हो तो उसको हम नेक्स्ट में ऐड कर देते हैं 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 ऐड हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा 0.06 में, ठीक है। और यहाँ से अगर 6 से 6 कैंसिल भी हो गया तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0.01, और अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू सेम यही है, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आपको जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकालना पड़ेगा पूरी रिएक्शन के लिए, आप सिर्फ क्या निकालो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड EMF ऑफ सेल निकाल लो, ठीक है, जब आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हों, ठीक है। तो यही एप्लीकेशन है नर्स्ट इक्वेशन की, ठीक है। हमने बात की कि नर्स्ट इक्वेशन कैसे यूज होती है ना, क्या उसका एप्लीकेशन है। अब हम बोलते हैं, बात कर लेते हैं कि डेरिवेट कहाँ से हुई है नर्स्ट इक्वेशन, आई कहाँ से, डिराइव कैसे की, कहाँ से आई है, थर्मोडाइनमिक्स से आई या थर्मोकेमिस्ट्री से आई, ठीक है। आपको पता है कि डेल्टा जी हमने पीछे अभी स्टार्टिंग में किया, निकाला कितना,
माइनस एन एफ ई एम एफ ऑफ सेल, और अगर स्टैंडर्ड में लेना हो तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा है कि डेल्टा जी की जो इक्वेशन होती है वो होती है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग 10 क्यू। क्यू क्या है यहाँ पे? रिएक्शन कोशेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा जी नॉट और डेल्टा जी की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इनकी वैल्यूज को पुट कर दें, माइनस एन एफ ई ऑफ सेल माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल प्लस 2.303 आर टी लॉग 10 पी अपॉन आर, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की फॉर्म में लिख रहे हैं हम रिएक्शन कोशेंट को, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब आप अगर देखो ये एन एफ भी और सेम है ना, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं माइनस माइनस में, ठीक है। अगर ये उधर चला जाएगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, तो मतलब ये कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, ई ऑफ सेल, यहाँ पे क्या बचेगा, ई नॉट ऑफ सेल माइनस, माइनस क्यों लगाए यहाँ पे, क्योंकि जो है इस वैल्यू का जो माइनस का जो था वो वैल्यू इसके साथ रहेगी, ठीक है। 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग 10 पी अपॉन आर, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। तो ये क्या आ गई हमारे पास, नर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। और अगर टेम्परेचर हमारे पास दे दिया और रूम टेम्परेचर ऑफ रेडी की वैल्यू, तो हम इसको किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 10 पी अपॉन आर। तो ये इक्वेशन आई हमारे पास, ठीक है। तो इन दो इक्वेशंस को क्या बोलते हैं हम, नर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। ये डेरिवेशन है, आप इसको कर सकते हो, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स से लेनी है हमने गिब्स चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन, और उसको उसमें वैल्यूज पुट कर देनी है डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन सेल की, ठीक है। कंसंट्रेशन सेल जो होता है वो ऐसा सेल होता है जिसमें जो है दोनों इलेक्ट्रोड कौन से हों, एनोड और कैथोड सेम मेटल के बने हो, ठीक है। जिस मेटल का जो है एनोड है उसी मेटल का क्या है, कैथोड है, ठीक है। क्या है, सेम। अगर यहाँ पे जिंक का जो है कैथोड है तो जिंक का ही एनोड होगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं एक रिएक्शन लिखी हुई है, Ag कन्वर्ट हो रहा है Ag+ में, यानी कि सिल्वर सॉलिड फॉर्म में है, और इसकी जो कंसंट्रेशन दी हुई है वो है 0.2 मोलर, C1 इसको मान के चल रहे हैं हम, ठीक है, कंसंट्रेशन को पैरेलल। और दूसरी रिएक्शन लिख रहे हैं कैथोड की Ag पॉजिटिव, और इसकी कंसंट्रेशन है 2.0 मोलर, ठीक है। और C2 भी मान सकते हैं इसको, और कन्वर्ट किस में हो रहा है, Ag सॉलिड, सिल्वर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। हम इक्वेशन लगाएंगे, नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 एन लॉग 10 पी, कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आर, ठीक है। अब ई नॉट ऑफ सेल जो है 0 हो जाएगा, क्यों, अगर दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों अगर सेम है, इलेक्ट्रोड दोनों सेम मेटल के बने हुए हैं, तो उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा वो ईएमएफ ऑफ सेल जो है 0 नहीं आएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर एनोड का इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वही इसका पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा, है ना। और उनके डिफरेंस को ही तो हम ईएमएफ ऑफ सेल बोलते हैं। अगर वो दोनों ही वैल्यू सेम है तो वो 0 के बराबर नहीं आ जाएगा। इसीलिए जो है कंसंट्रेशन सेल में हम इसकी बात नहीं करते हैं, ठीक है। इसको हम 0 मान के चलते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं वो सेम ही मेटल के बने होते हैं, ठीक है। अब हम सेल रिएक्शन लिख लेते हैं इसके लिए, ठीक है। Ag किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag+, और जो उसकी कंसंट्रेशन है वो है 0.2 मोलर प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Ag+ इलेक्ट्रॉन ले रहा है, Ag में कन्वर्ट हो रहा है, और इसकी वैल्यू है 2.0 मोलर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा है, और Ag भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। सिर्फ क्या कैंसिल नहीं हो रहा है, Ag+, क्यों, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कुछ और है, इसकी कंसंट्रेशन कुछ और है, ठीक है। तो Ag+ कन्वर्टेड इनटू Ag+, ओवरऑल रिएक्शन हम ये लिखेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1, ठीक है। सो इसका ई सेल जो है इक्वेशन जो बनेगी, ईएमएफ ऑफ सेल फॉर कंसंट्रेशन सेल के लिए, कंसंट्रेशन सेल के लिए अगर ईएमएफ निकालना हो तो हम इक्वेशन लगाएंगे माइनस 0.0591 अपॉन एन
log 10 C1 अपॉन C2। C1 क्या है, रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन है, और C2 क्या है, प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन है। ठीक है, सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, पुट कर दी। एन क्या है हमारे पास, 1 log 10, और रिएक्टेंट की जो हमारे पास कंसेंट्रेशन है वो है 0.2, और प्रोडक्ट्स की जो कंसेंट्रेशन है वो है, सॉरी, प्रोडक्ट की जो कंसेंट्रेशन है वो है 0.2, और रिएक्टेंट की जो कंसेंट्रेशन है वो है 2.0 मोलर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं, और इसकी वैल्यू अगर हम निकालें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 10 आ जाएगा नीचे, और अगर ऊपर चला गया तो 10 - 1 1 आगे आ जाएगा, और log बाइस 10 की वैल्यू हो जाएगी 1 1 1 से कैंसिल, और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास EMF ऑफ सेल फॉर कंसंट्रेशन सेल क्या आ जाएगी, प्लस 0.059 वोल्ट। क्या आ जाएगी, प्लस 0.059 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से जो हम निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपको कंसंट्रेशन सेल दिया है तो उसमें जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड हैं वो सेम होंगे, तो इसलिए जो है स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो हम इक्वेशन ये यूज करेंगे उसकी जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन से आपको पता है एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या होता है, 0। अगर मान लो ये ए और बी जो है रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। ठीक है, डेल्टा जी अगर लेस देन 0 है तो मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है। ठीक है, और अगर डेल्टा जी जो है ग्रेटर देन 0 है तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस नहीं है। अगर डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाती हैं, तो वो डेल्टा जी क्या हो जाता है, 0, इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। ठीक है, सो डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, NF E ऑफ सेल, और EMF ऑफ सेल क्या होता है, 0। हमने इसकी बात तो पहले ही कर चुके हैं, है ना। तो E सेल जो है, इक्वेशन लिख रहे हैं हम, नर्स्ट इक्वेशन, E नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT NF log 10 P अपॉन R, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर होता था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा आपने ये। ठीक है, +1 में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, KC से। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। E ऑफ सेल क्या है, 0। ठीक है, EMF स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल क्या है, लिख दिया 2.303 RT अपॉन NF log 10 KC। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट नहीं लिखेंगे, KC लिख रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको इधर ले आए तो E ऑफ सेल इधर रह जाएगा, ये स्टैंडर्ड, और ये वैल्यूज इधर आ जाएंगी, और log 10 KC किसके बराबर हो जाएगा, E नॉट ऑफ सेल मल्टीप्लाई बाय NF अपॉन 2.303। ये वैल्यू हम नीचे आ जाएगी और ऊपर NF चला जाएगा। ठीक है, और अगर टेम्परेचर जो है, रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस है, तो log 10 KC किसके बराबर होगा, बस ये वैल्यू हमारे पास, ये F और RT नहीं होंगे, और ये वैल्यू हो जाएगी चेंज 0.059 में। ठीक है, E नॉट ऑफ सेल मल्टीप्लाई बाय N 0.059। ठीक है, हमेशा जो है आपको अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो तो इस फॉर्मूला को लगाओ। अगर टेम्परेचर हमारे पास रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अगर और कोई कंडीशन है तो इस फॉर्मूला को लगाओ। तो ये बात कर ली हमने नर्स्ट इक्वेशन की। ठीक है, थैंक यू।